गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यह है माल्टा स्टूडेंट सीरीज़ पार्ट 4। पहले 3 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं माल्टा स्टूडेंट वीज़ा पर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा कि कैसे आप माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कितना आपका खर्चा आएगा, वीएफएस वाले क्या पूछते हैं। और इस वीडियो में आप जानोगे कि वीएफएस में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो में आपको वो समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आपके एक लाइक के साथ हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो माल्टा के वीज़ा के लिए आपको जाना होता है वीएफएस में। वीएफएस में आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं 17 ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने होंगे, इसी के बाद आप अपनी सबमिशन करा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट से। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। अब जो आपका पासपोर्ट है उसके एटलीस्ट 3 पेज ब्लैंक होने चाहिए। चाहे वो पूरा भरा हुआ है तो सिर्फ 3 पेज की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी अगर आपके पास खाली पासपोर्ट है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 3 पेज एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब ये कैसे है, मान लो हमने अपना पासपोर्ट 10 साल पहले बनवाया था और अब 9 साल 6 महीने हो चुके हैं, तो वो पासपोर्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। एटलीस्ट आपकी 7 महीने या 8 महीने की वैलिडिटी बची होनी चाहिए, तभी आप वो पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हो। अदरवाइज़ आपको न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो गया। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके बाद बात करते हैं आपका सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में। तो वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको वो डाउनलोड करना है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको वो फिल करना होगा। अगर आपको वो फिल करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म पर बना दूंगा ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आ सके। तो ये सेकंड डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को रिक्वायर होगा एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको एटलीस्ट 4 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। वैसे रिक्वायरमेंट 1 या 2 की ही होती है, बट एटलीस्ट आप 4 फ़ोटो तो रखना अपने साथ। और ये आपकी सभी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। और इनका जो फ्रेम रेट है वो है 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर। ये उनका फ्रेम रेट है। तो 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर ये इसका फ्रेम रेट है। आप लोग इसको याद रख सकते हो या लिख सकते हो, आपको इसी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है आपका वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ट्रैवल इंश्योरेंस आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके 30,000 यूरो या फिर $50,000 कवर करता हो। अब ऐसा नहीं है कि ये 30,000 यूरो का बनता है, ये बनता 4-5 हज़ार रुपये का है, बट ये कवर करता है 30,000 यूरो या फिर $50,000। तो ये आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपकी डमी टिकट। आप लोगों को एक डमी टिकट चाहिए। अब डमी टिकट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम कंफर्म टिकट लगाते हैं हमें श्योर नहीं होता कि हमारा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, तो उस केस में आपके पैसे ख़राब करने वाली बात है। तो यहाँ हम लगाते हैं डमी टिकट, और ये डमी टिकट आपकी 4 वीक के बाद की होनी चाहिए। मान लो मेरी जो सबमिशन है वो 1 तारीख की है, ठीक है, तो मुझे डमी टिकट कब से स्टार्ट करवानी होगी, तो ये 4 वीक के बाद की स्टार्ट करानी होगी। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये डमी टिकट होगी आपकी, ये भी आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपके फंड्स। आपको फंड्स कितने चाहिए, तो फंड का आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि आपको पर डे 30 यूरो की रिक्वायरमेंट है। आप जब माल्टा में जाओगे आपको रहने और खाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 30 यूरो पर डे होने चाहिए। तो मान लो आपका कोर्स जो है वो 1 साल का है, यानी कि 365 डे। तो 365 इंटू 30 यूरो, जितने भी यूरो बनते हैं उनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आप उस हिसाब से फ़ंड अरेंज कर सकते हो। मेनली आप 12 लाख से ऊपर अगर फंड दिखाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा जितने भी हो वो कोई मैटर नहीं करता, बट 12 लाख तो एटलीस्ट आपके पास फ़ंड होने चाहिए, वो बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप एम्बेसी के पर्पज़ से देखोगे तो। ठीक है, तो फंड आपके ये हो गए। तो इसके बाद जो 7th डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, और एफडी वगैरह अगर आपके पास है तो वो भी आपको शो करनी होगी। ठीक है, वो फंड में ही इंक्लूड हो जाएगी। बाकी बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ पुरानी चाहिए, और ये आपके जो स्पॉन्सर होंगे ये उसी की लगाई जाएगी। ये नहीं है कि आप अपनी लगाओगे और स्पॉन्सर आप अपने फादर को बनाओगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपके फादर, मदर या फिर आपके ब्रदर इनमें से आपका कोई भी स्पॉन्सर है,
उन्हीं के बैंक स्टेटमेंट, उन्हीं का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको दिखाने होंगे। तो ये आपका 7वां डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका ITR। ITR क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न को बोलते हैं, और ये आपको एटलीस्ट 3 साल की ज़रूरी है। या आप 2 साल की या 1 साल की नहीं दिखा सकते। ये उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि हमें 3 साल की ITR चाहिए, तो 3 साल की ITR ही आपको दिखानी होगी। अगर आपके फादर एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप लोग अपने जे फॉर्म, जो आपके आड़ती होते हैं उनसे मिलता है जे फॉर्म, आप वो उनको शो कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है ITR की रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं होती, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो टैक्स वगैरह पे नहीं करते। बट अगर आप ITR अपनी बनवा लो तो वो आपकी वेल एंड गुड है। बट अगर आप जे फॉर्म आपके पास है तो आपको शायद ITR की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, बट बनवाओगे तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है वो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द कॉलेज। जो आपका कॉलेज है जिसमें भी आपने अप्लाई किया है वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट आते हैं, उसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर होता है, वो आपको वहाँ पर सबमिट कराना होगा। तो ये आपका मस्ट है, इसके बिना तो आप सबमिशन करा ही नहीं सकते। बल्कि इन 16 डॉक्यूमेंट जो आपको बताऊंगा, इनके बिना आप माल्टा की जो VFS है वहाँ जाकर सबमिशन करा ही नहीं सकते। वो आपको वापस भेज देंगे कि हमें इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, पहले आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, उसके बाद हम आपकी सबमिशन करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लेटर जो कॉलेज की तरफ से आता है, और एक्सेप्टेंस लेटर के साथ ही CBO अप्रूवल आता है। CBO अप्रूवल के बेस पर अभी के टाइम की ये बात है, आगे जाकर क्या सिचुएशन हो कोई कुछ नहीं कह सकता। बिना CBO अप्रूवल के आप VFS ग्लोबल में एंटर नहीं कर सकते। ये आपकी 100% ज़रूरी है, और आप ये कॉलेज से ले सकते हो, कॉलेज ही आपको ये प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ ही एडिशनल डॉक्यूमेंट आते हैं आपके एक्सेप्टेंस लेटर के साथ, वो होती है आपकी कॉस्ट डिटेल्स। अब कॉस्ट डिटेल्स में क्या होता है कि जो आपके कॉलेज का शेड्यूल है, जिस दिन आपके लेक्चर हैं, इस टाइम से इस टाइम आपके लेक्चर हैं, वो एक पूरी डिटेल होती है, वो आपको उनको शो करनी होती है। वो मतलब कॉलेज की तरफ से ही आती है, बस आपको उनको VFS में सबमिट करानी होती है अपने एक्सेप्टेंस लेटर के साथ। ये कॉलेज की तरफ से ही आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका अकोमोडेशन लेटर। अब जो अकोमोडेशन लेटर है वो आपके एक्सेप्टेंस लेटर में मेंशन किया जाता है। अगर आपका कॉलेज आपको हॉस्टल प्रोवाइड करा रहा है तो आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर में देखोगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपके हॉस्टल का एड्रेस क्या है और उसकी फ़ीस कितनी है, आप लोगों को वो मिल जाएगी। अगर मान लो अगर आपका कॉलेज आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, अगर मान लो 1% उन्होंने नहीं कराया तो उस केस में आप अपनी होटल बुकिंग कर सकते हो 1 मंथ की। एक्सेप्टेंस लेटर आप एक बार चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको अकोमोडेशन आपका एड्रेस है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपको अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, या फिर आपके जो डिप्लोमा वगैरह अगर आपने किया है, या फिर आपका जो गैप है, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपको लगाने होंगे। आप लोगों को गैप क्लियर कराना होगा, चाहे वो 1 साल का ही क्यों ना हो। क्योंकि देखो कोई भी देश नहीं चाहता कि उनके देश में ऐसे बच्चे आए जो काफ़ी टाइम से वेले बैठे हुए हैं या फिर कुछ काम नहीं कर रहे, वो ऐसे लोगों को रिजेक्ट करते हैं। तो जो आपका गैप वगैरह है वो आप क्लियर कीजिए, कैसे भी करो आप, वो आपके ऊपर है। बाकी आपकी जो 10th है 12th है या ग्रेजुएशन है, और जो आपके डिप्लोमा वगैरह है, ये आपको अपोस्टाइल कराने होंगे मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर से। ये आपके अपोस्टाइल होते हैं, आप अपोस्टाइल की फ़ोटो यहाँ देख सकते हो। ऐसे अपोस्टाइल होते हैं जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी बैक साइड पर ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 12th डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद 13 डॉक्यूमेंट की बात की जाए, उसमें आती है आपकी SOP और आपका कवर लेटर। ये दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छे से लिखने होते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट कभी नहीं पढ़ता, वो आपकी SOP और कवर लेटर से ही आपको जज करता है कि इस बंदे को कितनी नॉलेज है। तो SOP है वो एटलीस्ट आप 2 पेज की बनाइए, और ये आपको खुद बनानी पड़ेगी, या अगर आपने किसी एजेंट से अप्लाई किया है तो वो आपको बना कर देगा। बाकी आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि आप खुद बनाओगे तो आपको पता होगा कि हमने अपने बारे में क्या लिखा है। कवर लेटर में भी सेम चीज़ होती है, आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत मेंशन करना होता है, थोड़ी बहुत डिटेल देनी होती है, कवर लेटर भी बन जाता है। आप गूगल से भी डाउनलोड करके देख सकते हो कि कवर लेटर कैसे बनते हैं। SOP का भी फॉर्मेट आपको मिल ही जाएगा, तो आप गूगल से ये सब कुछ सर्च कर सकते हो। बाकी अगर आप पूरी फाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हो तो वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं, उसके जो चार्जेस होंगे वो आप लोगों को पे करने होंगे। बाकी पूरी जो प्रोसेस होती है वो मैं आपको बताऊंगा भी, और आपके हेल्प भी करूंगा, और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी तैयार करूंगा।
तो ये सारा पूरा प्रोसेस जो होगा वो मेरे अंडर ही होगा अगर आप करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका ओरिजिनल और आपकी फ़ोटोकॉपी। अब जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट, इन सभी की फ़ोटो स्टेट आपको करानी होगी, और जो पासपोर्ट होता है उसके भी 37 के 37 पेज आपको फ़ोटोकॉपी कराने होंगे, फ्रंट और बैक। ये आपको कलर करानी होगी, बाकी आप ब्लैक एंड वाइट करा सकते हो। अगर पूरे को आप कलर कराना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप करा सकते हो, बट अगर आप पैसे बचाना चाहते हो थोड़े बहुत तो यहाँ आप बचा सकते हो। आपको फ्रंट और बैक कलर होनी चाहिए, बाकी आप पूरा पासपोर्ट ब्लैक एंड वाइट में करा सकते हो। तो ये आपके सभी डॉक्यूमेंट हो गए। और हाँ, एक और डॉक्यूमेंट है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्सर सर्टिफिकेट। मान लो अगर आपके फादर या आपके मदर या आपके ब्रदर कोई भी अगर स्पॉन्सर है, उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ मैं अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इसके पूरी स्टडी का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। ये आप अपनी कोर्ट से या फिर तहसील होती है जो आसपास की, वहाँ से बनवा सकते हो। वो आपको बनाकर दे देंगे, कुछ आई थिंक 150 या 200 रुपये का खर्चा आता है उसमें, वो आप बनवा सकते हो। बाकी अगर आपके नाम में कुछ गलती है, क्योंकि कुछ लोगों के नाम में गलती होती है ना, जैसे फादर के नाम में थोड़ी बहुत सिंह या कुमार की गलती हो जाती है, तो वो भी आप ठीक करा सकते हो। उसके लिए आपको भी अपनी तहसील में जाना होगा, वहाँ जाकर आपको नेम चेंज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, वो आप बोलोगे तो वो आपको बनाकर दे देंगे नेम चेंज सर्टिफिकेट। उसके बेस पर आप अपनी सबमिशन कराइए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटों में गलती होगी तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है, बट आप वो सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो है आपका आधार कार्ड और आपके फादर का आधार कार्ड। ये दोनों आधार कार्ड आपको आई थिंक ओरिजिनल तो नहीं चाहिए, फ़ोटोकॉपी ही इनकी चाहिए, तो आप फ़ोटोकॉपी इनकी लगा सकते हो। दोनों आपके भी और आपका फादर का भी, दोनों का आधार कार्ड दोनों चाहिए इसमें, वो भी आपको लगाना होगा। तो ये टोटल 17 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट में कोई समझ नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है या डॉक्यूमेंट किस पर्पज़ के लिए है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको अपनी प्रोफाइल पूरी रेडी करवानी हो, पूरा स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस जानना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।